Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अपना अगला चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं। तो ये जो क्लास 8th की हमारी सीरीज़ है, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे हमारे इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाती है और हमारे देश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उनका साइज़, उनका स्कोप, उनके ओनरशिप और उनके लोकेशन के बेसिस पर कैसे अलग अलग इंडस्ट्रियल सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल रीजन्स का डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं और दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, उनको हम मैप्स के थ्रू भी कवर करेंगे और सारे मेजर इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारे ही जो टॉपिक्स हैं आपके वो कवर होने जा रहे हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, आप सभी को मैं बता दूं हमारे नए अनअकैडमी के बैचेस के बारे में। तो देखिए गाइज, ऐसा है कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी के इस बार जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ही वंडरफुल रहा है। अगर आप देखें तो जो हमारे सबसे ऊपर जो हमारी रैंकर हैं वो हैं AIR2 जागृति अवस्थी। इसके अलावा AIR9 अपल मिश्रा, सत्यम गांधी, AIR10 भी अनअकैडमी के लर्नर्स रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं गौरव बुधानिया जो कि AIR13 है, AIR14 करिश्मा नायर, देन अर्थ जो कि 16th नंबर पे और पुडुशेट्टी सृजा जो कि 28 नंबर पर रही हैं। तो ये जो है अभी हमारे जो 20 AIR1 से 20 तक के जो रैंकर्स हैं उसमें से 7 लर्नर्स अनअकैडमी से थे। देन AIR21 से 100 तक के 20 लर्नर्स अनअकैडमी से थे और AIR101 से 761 तक के 143 लर्नर्स अनअकैडमी से रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टॉप लर्नर्स की पूरी एक लिस्ट है और आप ये चेक कर सकते हैं, ये सभी लर्नर्स अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं। और अब अगर आप अनअकैडमी में UPSC CSA की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि आपकी नीड्स क्या है और अनअकैडमी आपको क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है, क्या वो नीड्स फुलफिल हो भी रही हैं, इसको समझते हैं, एक रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको चाहिए होती है गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, क्योंकि बुक्स तो मिल जाती हैं आपको, आपके पास मटेरियल होता है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बट द थिंग इज़ कि आप उसको फ़िल्टर नहीं कर पाते, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है सही टाइम पे। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्ड GS एंड ऑप्शनल के कोर्सेज़ हैं जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। फिर आती है टेस्ट सीरीज़। जब आपके कोर्सेज ख़त्म होते हैं तो स्टूडेंट्स को ये नीड होती है कि वो टेस्ट सीरीज़ कहाँ से दें, कहाँ से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर करें। तो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा यूनिक टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट भी है, सब इंक्लूडेड है। फिर हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। तो हम आपको 20 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी बुक्स दे रहे हैं जो पूरा UPSC का सिलेबस कवर करती हैं। फिर इनके बाद आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो डाउट के लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, हमारे आंसर राइटिंग कोर्सेज होते हैं, वहाँ से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैसे करें करंट अफेयर का। तो इसके लिए हमारे पास करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्सेज आ रहे हैं और आर्टिकुलेट की जो अनअकैडमी की मैगजीन है वो भी आ गई है। तो अनअकैडमी आर्टिकुलेट यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है, अभी देखिए, अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि आपको 25% ऑफ मिलेगा अगर आप ऑप्शनल के साथ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे और 10% आपको मेरे रेफरल कोड से मिलेगा, जो कि मेरा रेफरल कोड है टॉप 10। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो ये टॉप 10 का कोड आपको याद करना है, चाहे आप देखो अनअकैडमी कॉम्बैट दो या कोई भी आप स्पेशल क्लासेस लो, कोई भी फ्री सीरीज़ लो, वहाँ पे आपको ये टॉप 10 का कोड यूज़ करना होता है। ठीक है। अब अगर मान लें कि आप GS और ऑप्शनल का कॉम्बो लेते हैं तो ये ओल्ड प्राइसेस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट अब जो ये नए प्राइसेस आ गए इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 57,704 का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, 82,275 का आपका 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है जो कि बहुत ही सस्ता है। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के नए प्राइसेस भी काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर ये है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है ये ऑफ़र। और साथ ही आपको अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो भी मिल रहा है जो कि 45,000 का है। इसमें आपको सारे ऑप्शनल प्रीलिम्स मेंस के कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, बट ये ऑफ़र 20 अक्टूबर को एंड हो जाएगा।
तो इसीलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी लीजिएगा। और 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो में 10% आपको ऑप्शनल के साथ ऑफ मिलेगा, 10% आपको रेफरल कोड के साथ ऑफ मिलेगा। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज़ अब आपको 28,350 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जा रही है। तो 20 अक्टूबर से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। अब बात होती है ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल कार्निवल जो है हमारा शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से। इसमें क्या है, जो टॉप मोस्ट ऑप्शनल हैं इसमें ज्योग्राफी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री ऑप्शनल आते हैं। ये सब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। ये सब वो टीचर्स हैं जो कि टॉप मोस्ट कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स रहे हैं, दिल्ली में ये पढ़ाते थे और इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन लोगों को। ये आपको ऑप्शनल पढ़ाएंगे। तो जो हमारे नए बैचेस हैं वो 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको 20 तारीख से पहले सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो हिंदी वाले बैचेस भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, बाइलिंगुअल भी हैं, 1 ईयर 2 ईयर हर प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और लर्नर्स की जो जर्नी है इसमें देखिए अभी आपके पास जो समय बचा है, इसमें शुरू में हम आपको पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, फिर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद हम आपको मेंस की तैयारी भी कराएंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देखिए कि कौन कौन से एजुकेटर्स क्या क्या पर्टिकुलरली आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सभी टॉप मोस्ट लर्नर्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू ऑलवेज बी देयर फॉर यू। 2 ईयर्स के कोर्सेज भी हैं, NCERT कोर्सेज भी हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि एक सब्सक्रिप्शन सभी चीज़ों के लिए सफिशिएंट है, सभी कोर्सेज के लिए सफिशिएंट है। UPSC का कॉम्बैट भी आता है, तो अगर आप कॉम्बैट में आना चाहते हो तो ये फ्रीली आप दे सकते हो। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 4 करोड़ की पूल के साथ आती है। जो टॉप मोस्ट लर्नर होते हैं रैंक 1 से 3 तक जो होते हैं उनको जो है कॉम्बैट में 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। रैंक 4 से 10 75% स्कॉलरशिप लेते हैं, रैंक 11 से 50% स्कॉलरशिप, एंड देन रैंक 51 से 500 25% स्कॉलरशिप के साथ आते हैं। तो अगर आप ये लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आपको इसके लिए अफोर्डेबल प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप ज्वाइन करके लोन ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए याद रखिएगा, जो कोड आपको यूज़ करना है वो है टॉप 10। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड। विद 10% डिस्काउंट यू वुड बी एबल टू ज्वाइन इट एंड यू वुड बी एबल टू टेक द सब्सक्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका काफ़ी समय मैंने लिया बट दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो मुझे ये आपको देनी थी। अब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। तो देखिए गाइस, ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज देखिए, जितनी स्टेबल जॉब, जितनी अच्छी जॉब आपको इंडस्ट्रीज़ से मिल सकती है उतनी किसी और सेक्टर से नहीं मिल सकती। चाहे अब आप एग्रीकल्चर की बात करो तो उसमें भी क्या है, बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि वो इरिगेशनल एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी है। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मार्केट हमारा कई बार डाउन हो जाता है, उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है, उसमें सीजनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या, पहले तो हम ये समझेंगे। देखिए, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसमें से जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो, जो आपका रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें आप देखोगे कि चेंजेस आते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसको आप प्रोडक्ट्स में चेंज करते हो और उसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो। इससे क्या होता है कि वो चीज़ ज़्यादा काम की हो जाती है। हालांकि रॉ मटेरियल भी काम का है, बट हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो इतना यूज़फुल नहीं है, बट अगर आप उससे कोई प्रोडक्ट बना दोगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, इनकम जनरेशन भी होगी और GDP भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेपर है जो कि पल्प है प्लांट का, उससे बना हुआ है, ठीक है। तो पेपर्स जो पल्प और क्लोथ के हैं वो बनाए जा सकते हैं, कॉटन से भी बनाए जाते हैं। और ये क्या है, मतलब अगर आप देखो तो वैसे हो सकता है वो चीज़ वेस्ट हो जाए, इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो, बट आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज़ कर दिया, आपने उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, आपकी उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी है, तो वो रॉ मटेरियल अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। सो इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। इंडस्ट्री क्या है, देखो, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स का प्रोडक्शन आप कैसे करोगे, कोई भी वस्तु आप कैसे बनाओगे, जब आपके पास कोई रॉ मटेरियल है। तो आप मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, आप सर्विसेज दे सकते हैं, कोई वस्तु बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है।
देखिए ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी में ही वो स्टार्ट हो चुका था। पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंडिया में अनस्टेबल पॉलिटी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स की कमी थी, तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। अब जाके हम स्टेबल हुए हैं, तो अब हम इन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने की बात करते हैं। अब स्किल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे अलग अलग आप स्कीम्स देख सकते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। सो बेसिकली अगर हम इंडस्ट्रीज़ को देखें तो उसे क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो पहले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। देखिए रॉ मटेरियल जब किसी इंडस्ट्री का आप लाते हैं तो वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरीके से लाया जा सकता है। अगर आप मान लीजिए एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शुगर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो कहाँ से आ रहा है कॉटन, कहाँ से आ रहा है शुगर? आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, ये सब एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री हैं। फिर आती है मिनरल बेस्ड, जैसे कि कोल इंडस्ट्री हो गई आपकी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये मिनरल से निकल के आ रही है। फिर मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे मरीन है, ओशन वाटर है, जैसे कि मान लीजिए सी फूड है या जो ऑयल सीड्स होते हैं, देन फिश ऑयल होता है आपका, सॉल्ट जो है, ये सब क्या है, ये सब आपका मरीन बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गई मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। फिर फॉरेस्ट बेस्ड, जहाँ पे जंगलों से सामान आता है, जैसे कि पेपर, रबर, गम, हनी। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है फॉर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये जो रॉ मटेरियल है फॉरेस्ट से आ रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। मिनरल बेस्ड में जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है वो मिनरल ओर्स को यूज़ करती है, उसका रॉ मटेरियल निकालती है और फिर उससे जो है आप अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे आयरन है, वो आयरन ओर से निकलता है। ठीक है, तो आयरन की इंडस्ट्री एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। फिर मरीन बेस्ड, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सी या ओशन से गैदर करते हैं, इसमें आप फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सी फूड बन सकता है, फिश ऑयल बन सकता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। सॉल्ट भी सॉल्ट भी इसका एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, उसको मटेरियल्स को यूटिलाइज करते हो, पल्प निकालते हो, पेपर बनाते हो, फार्मास्यूटिकल्स बनाते हो, फर्नीचर्स या बिल्डिंग्स आप बनाते हो। अब देखिए हर एक इंडस्ट्री का साइज़ और स्कोप कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ छोटी होती हैं, छोटी मतलब कि उसमें कम लोग काम कर रहे हैं, उसका कम आउटपुट है। कुछ इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो आपकी इंडस्ट्री में आपने कितना पैसा लगाया, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इस बेसिस पे ये बात डिपेंड करती है कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप कर पाओगे। सो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री को आप स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट का छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई कोटैज इंडस्ट्री में है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में है, जहाँ पे लोग बास्केट बना रहे हैं, पॉटरीज बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, तो वो है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि हैंडमेड चीज़ें होती है, आर्टिशंस होते हैं जो अपना हैंडमेड सामान बनाते हैं। ठीक है, अब ओनरशिप के बेसिस पे भी प्राइवेट पब्लिक अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। जहाँ पे प्राइवेट कंपनी अपना खुद का काम करती है, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। कई बार प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल करके काम करते हैं। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनाने हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो वो ज्वाइंट सेक्टर हो गया। और जब कुछ लोग ग्रुप में मिल करके साथ में आके कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड है बाय द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, जबकि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओन है बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर में क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ओन्ड एंड ऑपरेशन जो है वो स्टेट एंड इंडिविजुअल्स का है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि ये कुछ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर का ग्रुप होता है जो मिल करके काम करते हैं, रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, वर्कर्स होते हैं और साथ में आकर के अपना एक स्टार्टअप के जैसा बनाते हैं कि चलो ठीक है मिल करके हम बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ओनरशिप के बेसिस पे। अब बात आती है कि जब इंडस्ट्रीज बनती है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, कैसे कोई इंडस्ट्री बनेगी।
अब मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर लेट्स से कि आप एप्पल के जूस की एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो जहाँ पे आप वो फैक्ट्री लगाओगे वहाँ पे एप्पल होना चाहिए, वहाँ पे मशीनें होनी चाहिए, वहाँ पे उस तरीके का क्लाइमेट होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को, किसी की अवेलेबिलिटी को आप देख सकते हो। पहले तो जिस प्रकार का सामान आपको बनाना है उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, पानी बिजली की सुविधा होनी चाहिए, काम करने के लिए लेबर होने चाहिए, पावर कैपिटल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मार्केट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप इंडस्ट्रीज़ को देखें तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके लिए चीज़ें एक जगह पर, सारी बातें एक साथ अवेलेबल होती हैं। अगर सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को यहाँ वहाँ ले जा सको। तो कई बार जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंसेंटिव्स देती है कि अगर आप इंडस्ट्री खोलोगे तो हम आपको बिजली की सुविधा देंगे, सस्ते रेट में बिजली देंगे, सस्ते रेट में आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको ये सारे बेनिफिट दे रहे हैं ताकि क्या हो, रीजनल डेवलपमेंट हो सके। क्यों गवर्नमेंट रीजनल डेवलपमेंट करना चाहती है भाई? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो हमेशा के लिए पिछड़े हुए रह जाए। हम उन इलाकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उन बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ को, उन बैकवर्ड एरियाज़ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। सो इसीलिए हम इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे लोकल जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उन लोगों को काम मिले, उन्हें माइग्रेट ना करना पड़े। और हर एक रूरल इंडिया का जब डेवलपमेंट होगा तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल पूरे इंडिया का वो डेवलपमेंट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता क्या है ना कि जो ग्रोथ होती है टाउन की और सिटीज़ की, वो डेवलप हो जाती है, अपने आप वहाँ पे लोग आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो डेवलपमेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर इमेज में आप लोकेशन फैक्टर्स देख सकते हो इंडस्ट्रीज़ के, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फैक्टर्स की बात की। अब अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंडस्ट्रीज इंडिया में है और कैसे कैसे दुनिया में, उसको हम मैप्स के थ्रू पूरा समझेंगे और मैप्स के थ्रू पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।